क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का बहुत 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 स्वागत करता हूँ। आज हम लोग देखेंगे 20 जनवरी का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। डेली स्टडी प्लान, करंट अफेयर की पीडीएफ, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, रोज रात को 8 बजे लाइव डाउट डिस्कशन सेशन एंड मैनी मोर थिंग्स आर गोइंग टू हैपन एंड और हैपनिंग। आप कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस का डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एक ही नंबर है 9650347272। इसको जो है कॉल कर सकते हैं आप, या फिर व्हाट्सएप या टेलीग्राम। ठीक, अगर कोई क्वेरी है तो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 20 जनवरी के प्रीलिम्स और मेंस में आ सकते हैं, यूपीएससी यूपीपीएससी बीपीएससी में, वो हैं ये सारे। ठीक, तो चलिए इनको जो है विस्तार से देख लेते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है जनरल स्टडीज़ पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी ले सकते हैं। सिंपल से देखिए, माइक्रोसॉफ्ट आप लोग को पता है, जिसका आप लोग विंडोज़ का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो, उसने ये देखा है कि भाई साहब फेसबुक जो है एक मेटावर्स की तरफ जा रहा है। मेटावर्स जो है ऐसी टेक्नोलॉजी है, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये पूछ सकता है यूपीएससी। थोड़ा फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है। इसमें यह है कि आप वर्चुअल वर्ल्ड में चले जाते हैं, आपका एक अवतार जो है वर्चुअल डिजिटल वर्ल्ड में मिल जाएगा, और आप चाहे कहीं पे भी आप बैठे हो, आपके परिजन बैठे हो, आप लोग उस प्लेस में, मान लीजिए ये कोई एक जगह है जिसका लॉगिन पासवर्ड है डिजिटल वर्ल्ड में, आपने वर्चुअल रियलिटी वाला चश्मा पहन के, ठीक, और फिर लॉगिन पासवर्ड करके आप सभी लोग, चाहे कहीं पे भी आप हो, कहीं पे बैठे हो, कहीं पे भी इस जगह जा सकते हैं। अभी तमिलनाडु में एक नया दंपति जो है, उसने कपल ने जो है अपना रिसेप्शन या कुछ कर रहा है वहाँ पर। ठीक, तो इसमें जो लड़की है उसके पिताजी अभी नहीं, लेकिन उनका 3D अवतार जो है वो भी अटेंड करेगा इस रिसेप्शन को। तो एक अलग दुनिया है, वर्चुअल दुनिया है पूरी आने वाली। तो उसी को देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने एक बहुत बड़ी कंपनी है एक्टिविजन ब्लिजर्ड, ठीक, जिसकी कॉल ऑफ ड्यूटी, कैंडी क्रश का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो ये गेम बनाती है। तो इसने इसको जो है खरीद लिया है, और माइक्रोसॉफ्ट खुद भी एक्सबॉक्स चलाता है, और थर्ड जो है लार्जेस्ट रिवेन्यू गेमिंग कंपनी बाई रिवेन्यू वाले में हो गई है। सबसे बड़ी कौन सी है? सोनी, टेंसेंट, और उसके बाद टेंसेंट का पबजी और वो सब है, ध्यान रखना। ठीक, तो इसके बाद अब ये एक्टिविजन खरीदने के बाद माइक्रोसॉफ्ट बन गई है। ठीक, तो ये खाली मेटावर्स मेरा मेन उद्देश्य था आपको यहाँ पे बताने का, मेटावर्स। ठीक है ना, डिजिटल वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी में अब ये भी अपना मतलब वो करेंगे, हाथ आजमाएंगे। ठीक, अगला जो टॉपिक है वो है ऑल्टीमीटर संबंधित। ठीक है, तो यहाँ पर जनरल स्टडीज पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ऑल्टीमीटर्स क्या होता है? ऑल्टीट्यूड आपने सुना होगा। ठीक, ऑल्टीट्यूड ऊंचाई को कहते हैं, मीन सी लेवल से हाइट अगर बोल रहे हैं तो हाइट कहीं से भी नापी जा सकती है, लेकिन ऑल्टीट्यूड जो है आपका मीन सी लेवल से नापा जाता है। देखिए यही जो सब जो चीज़ें हैं ना, ये बेसिक्स इतने क्लियर होने चाहिए आपके, कि हाइट में और ऑल्टीट्यूड में अगर आपने कभी भी सोचा या ऑल्टीट्यूड क्यों बोलते हैं, हाइट क्यों नहीं बोलते, तो आपने ये चीज़ अगर ढूंढी, तभी आपके जो है एग्जाम में लोग कहते हैं ना टफ आता है। टफ कुछ नहीं होता है, आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन के हिसाब से होता है। तो यहाँ पे यूएस के कई सारे जो है एयरलाइन कंपनियाँ, कार्गो और पैसेंजर वाली, उन्होंने कहा है कि भाई साहब अभी AT&T वेराइजन, जैसे भारत में भारती, जियो, ये मोबाइल की कंपनियां है ना, वैसे ही वहाँ पे AT&T वेराइजन है यूएसए में। उन्होंने कहा नई जो 5G सर्विसेज आप चालू करने वाले हो, 5th जनरेशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन जो सर्विसेज करने वाले हो चालू, वो जो है इंटरफेयर कर सकती हैं जो भी एरोप्लेन है, पैसेंजर या फिर कार्गो वाला, उसके जो है जिस फ्रिक्वेंसी पे वो काम करता है, उसी फ्रिक्वेंसी पे 5G वाली सर्विसेज भी काम करेंगी। तो उसकी वजह से क्या है, ऑल्टीमीटर खराब हो सकता है। ठीक, ऑल्टीमीटर जो है विमानों का इसलिए खराब हो सकता है कि वो ये पता ही नहीं चल पाएगा कितनी ऊंचाई पे है वो। ठीक, इतनी ऊंचाई पे है, कितनी ऊंचाई पे है। तो ये चीज़ इन्होंने अभी एक ये बोला है कि 5G सर्विसेज चालू करने से ऐसा हो सकता है। अब 5G तो आपको समझ में आ ही रहा है कि ये 5 गीगाहर्ट्ज़ के आसपास जो है ये इसकी फ्रिक्वेंसी होती है। ऑल्टीमीटर भी जो है 4.2 से 4.44 गीगाहर्ट्ज़ के रेंज में काम करता है, जो कि बहुत ही क्लोज है, ठीक, 5G टेक्नोलॉजी के। और इसके अलावा ऑल्टीट्यूड ऑल्टीमीटर, और इसके अलावा जो है कितना डेंजरस करंट, कोई विंड शेयर आ रही है या फिर ऑटोमेटेड लैंडिंग, ये सब भी नहीं हो पाएगी 5G के इंटरफेरेंस की वजह से। ठीक, तो ये चीज़ आपको मेन चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, कितने कि 5G का ऑल्टीमीटर से जो है कनेक्शन है, और उनकी फ्रीक्वेंसी क्या क्या चीज़ है, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है। मैंने आप लोगों से कई बार बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जरूर पढ़िए, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। कौन सी एक्सरे है, गामा रेज है, कि कहाँ पे इसकी वेवलेंथ बढ़ रही है, कहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ये सारी चीज़ें। ठीक, अगला टॉपिक है जनरल स्टडीज़ पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर संबंधित।
नारायण देवनाथ जी, इनकी जो है अभी इनकी मृत्यु हो गई। और ये कार्टूनिस्ट थे, ठीक, इसको हल्के में मत लीजिएगा। कार्टूनिस्ट जो है देवनाथ जी, इन्होंने एक अकेले जो है एक कार्टून चलाते थे जिसका नाम था हंडा भोंडा, ठीक है। तो ये एक कॉमिक आर्टिस्ट थे, राइटर थे, इलस्ट्रेटर थे। हंडा बोंडा तो इन्होंने 53 साल इसको पूरे होने वाले अकेले बंदे ने चलाया है यार। बहुत बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए भी बहुत बड़े ये प्रेरणा स्रोत है कि अगर करना को आ गया तो किसी की ज़रूरत नहीं है, लोग अपने आप जुड़ते जाते हैं। हंडा भोंडा तो भाई साहब इन्होंने कॉमिक जो है 1962 से चालू करी थी। बंटुल द ग्रेट, इसमें बाकी लोग भी करते रहे, नॉन्टे फोन्टे, ये सब कॉमिक कैरेक्टर्स हैं जो इनके द्वारा ईजाद किए गए, ठीक। तो बड़ी बात है। और इनके और भी जो क्रिएशंस है जैसे रॉबी चोबी, ठीक है ना, तो ऐसे कॉमिक कैरेक्टर ऐसी बात होती है। तो ये सब इन्होंने चालू किया था और 53 साल तो भाई साहब हंडा भोंडा इन्होंने चलाया। और इनको पद्मश्री, जो कि भारत का चौथा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो उनको मिला था। देखिए ये इनका अभी देहांत हो गया, ठीक। अच्छा, कार्टूनिस्ट को हल्के मत लेना, आपको पता होना चाहिए कि बाल ठाकरे जी भी अपने शुरुआती कैरियर में कार्टूनिस्ट थे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बाल ठाकरे जी समझ रहे हैं ना कौन है। तो ये है जनरल स्टडीज़ पेपर 1, इकोनॉमी, इंटरनेशनल रोमिंग से संबंधित। देखिए अपना आपने एक सुना होगा, जैसे कि आप कहीं बाहर जाते हैं देश के बाहर, तो आपको ये होता है कि भाई मेरा जो यहीं वाला नंबर है वो बाहर भी चलता रहे, यूएस जा रहे हैं तो वहाँ भी चलता रहे। तो आपको क्या चाहिए, इंटरनेशनल रोमिंग चाहिए, कि रोमिंग चार्जेस कुछ लगेंगे तो उस पर जो है आप वहाँ पे भी सेम नंबर यूज़ कर पाएंगे। तो उसी पे कुछ पॉलिसी रिफॉर्म किए। अब रिफॉर्म कौन करेगा भाई, टेलीकॉम से संबंधित डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम इसमें रिफॉर्म करेगा। कुछ उन्होंने रिवाइज कर दिए टर्म्स, एनओसी उनओसी लेने का, इंटरनेशनल रोमिंग सिम लेने का, ये सारी चीज़ें इन्होंने पॉलिसी में रिफॉर्म किया है। सिंपल सी चीज़ है इंटरनेशनल रोमिंग, बस क्या चीज़ है इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। कौन सी मिनिस्ट्री है, कौन सा जो है डिपार्टमेंट कर रहा है, ये शायद यहाँ पे पूछ सकता है। बाकी इसमें और कोई इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है। मामूली मोबाइल कम्युनिकेशन अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो टेक्नोलॉजी में पूछा जा सकता है। अगला जो हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल गवर्नेंस से संबंधित, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, हैदराबाद में है ये, इन दोनों ने मिलकर समझौता ज्ञापन किया है अभी 17 जनवरी को, ठीक। और भैया गुड गवर्नेंस से संबंधित बात हो रही है, पंचायत राज से संबंधित बात हो रही है, तो बात करना क्या चाहते हैं, समावेशी सुशासन करना चाहते हैं। जो लोकल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि आपके जो है पंचायत है, स्थानीय लोकल जो है आपके निकाय हैं, बॉडीज़ है, अर्बन लोकल बॉडीज़ है, शहरी स्थानीय निकाय है, इन सबको जो है ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा प्रभावशाली कार्यान्वयन करने के लिए गवर्नमेंट प्रोग्राम्स का इन दोनों के बीच में, इन दोनों संस्थाओं के बीच में हुआ है समझौता ज्ञापन, एमओयू, ठीक। नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत हैदराबाद में स्थित है, इन दोनों के बीच में हुआ। सिंपल, ये चीज़ समझ में आ गई। मेन पर्पज़ वही है, दो लोग आपस में मिल के और एक दूसरे के साथ में वार्तालाप करके अच्छे अच्छे प्रोग्राम अच्छे करते हुए, मतलब प्रभावशाली तरीके से गवर्नमेंट की जो है स्कीम्स ग्राउंड लेवल पे भी उतरे, उसका जो है यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। अभी मैं बताऊंगा गुड गवर्नेंस का एक ट्रिक भी बताऊंगा, मैंने पहले भी बताई, फिर बताता हूँ। और जो NCGC है, ठीक है ना, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, ये एक स्वायत्त संस्था है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत है, मैं हमेशा आपको बताता हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, ठीक है। डिपार्टमेंट किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, मैंने पहले पूछा, आप फिर से बताइएगा। न्यू दिल्ली में है या उसकी ब्रांच ऑफिस, ये न्यू दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है और ब्रांच ऑफिस मसूरी में है। अब मसूरी में आप जानते हैं क्या है, लवासना है। लवासना क्या भाई साहब, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसी ने ही बनाया है आपका ये NCGC, जिसका पहले नाम था NIAR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिसर्च, ठीक। इसको 95 में लवासना ने बनाया था। और लवासना आपको मालूम भाई साहब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एपेक्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है हायर सिविल सर्विसेज के लिए, ठीक। NIAR को जो है फिर बाद में 24 फरवरी 2014 को NCGG के नाम में चेंज कर दिया गया, ठीक। गुड गवर्नेंस के देखिए जो है 8 घटक होते हैं, मतलब 8 तरीके से ये आप इस गुड गवर्नेंस तक पहुंच सकते हैं। इसकी एक ट्रिक है, ट्रिक ये है आर्क पीट करके है। अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही, रूल ऑफ लॉ, ठीक, कानून का शासन, और आर मतलब रेस्पॉन्सिव, आज आपने फ़ोन किया तो आज जो है त्वरित रूप से आपको जो है सेवा प्रदान करी जाए। आज पता ये नहीं होना चाहिए आज फ़ोन किया है करेंगे, ठीक है ना,
तो रेस्पॉन्सिवनेस हो गया। सी से कंसेंसस ओरिएंटेड, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 100 में से जो है बस 10 लोग का ने जो बोला वही काम हो रहा है, सब ने सबसे मतलब आपकी सहमति चाहिए, सर्वसम्मति इसको कहते हैं। पी से आपका हो गया पार्टिसिपेशन, सबकी सहभागिता होनी चाहिए। ई से हो गया आपका इक्विटेबल और इंक्लूसिव यानी कि समावेशी होना चाहिए। ई से आपका हो गया प्रभावशाली और दक्षतापूर्ण यानी कि इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। और टी से आपका हो गया पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी। ठीक, गुड गवर्नेंस के ये घटक तो भैया याद कर लो, आते हैं, ये आप लिख सकते हो गवर्नेंस वाले उसमें। जनरल स्टडीज पेपर और सोसाइटी इश्यूज में देखिए, आपको पता है स्मार्ट सिटी मिशन चालू हुआ। ठीक, इसको चालू किसने किया गया, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत। अब स्मार्ट सिटी मिशन हो गया चालू, तो उसमें सिटी में कुछ कुछ चैलेंजेस ये लोग कराते रहते हैं, ताकि जो है इंफ्रास्ट्रक्चर तो ठीक है, लेकिन सॉफ्ट हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर चलो ठीक है, सब कुछ बना लिया। सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब लोगों के लिए, उनके लिए पैदल जो चलने वाले लोग हैं उनके लिए जगह होनी चाहिए। कार हर जगह घुसे, पार्किंग बने, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक, साथ ही साथ हमारे पड़ोसी जो है उनको जो है बेहतर बनाना चाहिए, नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज। तो इस तरीके कई सारे चैलेंज चलाता रहता है महुआ आपका, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स अंडर द स्मार्ट सिटी मिशन, ताकि जो है और बेहतर और ज़्यादा जो है एफिशिएंट और इफेक्टिव जो है आपका सिटी अर्बनाइजेशन हो सके। ठीक, तो अब इन्होंने देखिए एक ऑनलाइन इवेंट चलाया जिसमें कि 11 विनिंग सिटीज़ जो है स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज, मतलब जो सड़कें हैं वो पीपल के लिए है, ना कि कार वार के लिए, तो इस पर बढ़ावा देने की कोशिश की जाती है। 11 विनिंग सिटीज़ को इन्होंने अनाउंस किया और 10 विनिंग सिटीज़ जो है आपका नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज के लिए अनाउंस करी गई। ठीक, और अब ये चैलेंज जो है आपका आगे और बढ़ाया जाएगा। इवेंट में मिनिस्ट्री ने एक और सीज़न 2 लॉन्च किया, साइकिल्स फॉर चेंज, मतलब साइकिल चलाओ। लोग जो है कार वार से ज़्यादा अच्छा है, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होता है, ये सब होता है, उसकी जगह साइकिल पे आओ। ठीक, स्ट्रीट फॉर पीपल, और एक बुक टाइटल्ड है नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज, ये सारी चीज़ें स्टोरीज फ्रॉम द फील्ड। तो एक तरीके की आपकी जो लोग का एक्सपीरियंस है उसको यहाँ पर जो है उतारा गया है इस बुक में। सिंस आपका जो है स्मार्ट सिटी मिशन 2020 से कई सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, ताकि जो सिटी या फिर इंटर सिटी चैलेंजेस होते रहते हैं, एक सिटी ए का बी से जो है कुछ ना कुछ जो है हेल्दी कंपटीशन कराया जाता है, ताकि एक दूसरे सीखें और सभी लोग आगे बढ़े, कलेक्टिव जो है सक्सेस हो सके। तो उसके लिए जो है यहाँ पर किया जाता है काम, और पीपल फ्रेंडली बनाना है पब्लिक प्लेसेस को, सार्वजनिक स्थानों को पीपल फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक, तो ये हमारी एक नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है, ध्यान से सुनिएगा, नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी, ठीक, 2006, उसी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें करी जा रही हैं, जिसमें कि कार सेंट्रिक की जगह पीपल सेंट्रिक स्ट्रीट होनी चाहिए। ठीक, तो ये वाली पॉलिसी ज़रूर पढ़ लीजिएगा, अर्बनाइजेशन में पूछ सकता है। ठीक, नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी पूछ सकता है ये। ठीक, पिछले 18 महीने में देखा जाए तो साइकिल फॉर चेंज, स्ट्रीट फॉर पीपल, इसमें 100 स्मार्ट सिटी जो है सब ने पार्ट लिया, और अभी स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज में जो है 38 सिटी ने पायलट किया था, और वो लोग आके उन्होंने जो है इसमें भागीदारी करी थी अपनी। ठीक, 11 लोग को अवार्ड मिला है, ये ध्यान रखना। ठीक, प्रायोरिटाइजिंग स्ट्रीट फॉर पीपल, देख रहे हो ये स्ट्रीट है लोगों के लिए, ये कार अलग है, ये सारी चीज़ें इसमें कराई जा रही हैं। जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित जो हमारा अगला टॉपिक है, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी भारत में केन, शुगर केन टाइप से, केन एंड बैम्बू डेवलपमेंट काउंसिल है, परिषद है एक। ठीक है, तो इसको जो है अभी इसने भी जो है एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू किया है, बैम्बू शूट प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन, यानी कई सारे ज़मीन से जो है बैम्बू के शूट जो अंकुरित वो होते हैं ना, जैसे आपने दालों में देखा होगा अंकुरित दाल है, तो वैसे जो बैम्बू शूट्स होते हैं उनका प्रोसेसिंग यानी प्रसंस्करण करना, और प्रिजर्वेशन यानी कि उनको संरक्षण करना। ठीक, तो इसके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है आपका NECBDC ने चालू किया है। ठीक, और इसको कंडक्ट कौन करेगा, इसको कंडक्ट करेगा मैसर्स डेलिकेसीज फूड प्रोसेसिंग सेंटर मेघालय, और इसका वेन्यू जो था वही रहेगा जो पहले था, 13 से 17 दिसंबर 2021 तक, मैसर्स डेलिकेसीज फूड प्रोसेसिंग। अब देखो ये जो संस्था काउंसिल है, परिषद है, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के अंतर्गत आती है। ठीक है ना, डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको पहले CBDC बोला था केन एंड बैम्बू डेवलपमेंट काउंसिल, अब ये NECBDC हो गया है। और ये जो भी बैम्बू सेक्टर है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, उसको बढ़ाने की बात की जा रही है। ठीक, अच्छा, बैम्बू को कुछ बोला भी जाता है, आप किसी को कोई बता सकता है कमेंट करके, ग्रीन गोल्ड बोला जाता है या क्या इस तरीके से बोलते हैं, बताइए।
और ये जो जगह है आपका NECBDC, ये आपका बर्नीहाट आसाम में लोकेटेड है। बैम्बू शूट मैंने आप लोगों को बताया, बांस के अंकुर या बांस की कई प्रजातियां खाने योग्य अंकुर जो होती हैं, जिसमें से बम्बूसा वल्गरिस, ठीक, वल्गैरिस, और फाइलोसेटाचिस एडुलिस, ठीक है, नाम बहुत अच्छे हैं ये। तो इनको जो है यूज़ किया जाता है एशियन डिशेज और ब्रॉथ मतलब शोरबा, ठीक, याद रहेगा। अगला जो हमारा टॉपिक है काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है, जनरल स्टडीज़ पेपर 1 सोशल इश्यूज़ में। देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट में कई सारे केसेस चल रहे हैं मैरिटल रेप से संबंधित, ठीक। सेंटर ने भी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने भी कुछ अपना जो है अभी एफिडेविट उसको दायर करना है। और जो होम मिनिस्ट्री है उसने भी ये कहा है कि हम जो भारत की जो कई सारे लॉज हैं, क्रिमिनल लॉ हो गया, कोड ऑफ क्रिमिनल लॉ, इंडियन पिनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, तो इसमें कुछ चेंजेस रिव्यू कर रहा है वो मैरिटल रेप से संबंधित। तो नेशनल कमीशन फॉर व्यूमेन जो है उसने एक जो है परामर्श जो है ऑर्गेनाइज किया कि जो संशोधन होना है अभी क्रिमिनल लॉज में, तो उसमें सर्वसहमति से सबने ये चीज़ बोली एक आवाज़ में कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करना चाहिए, ठीक है ना। मतलब इसका ये होता है कि फोर्सफुली जो है आपका मैरिटल रेप, मतलब जो शादीशुदा दंपति हैं वो, अब इसमें जेंडर न्यूट्रल भी करना जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई साहब सिर्फ आदमी ही जो है फोर्सफुली कर रहा है, तो दोनों तरफ से भी हो सकता है। तो इसको थोड़ा जनरल न्यूट्रल करते हुए इसको क्रिमिनलाइज करें, ये चीज़ यहाँ पे बोली गई। हालांकि यहाँ पर कमीशन बोल रही है, तो ये सिर्फ व्यूमन की तरफ से बोलेगी, उसकी तरफ से, ठीक। तो ये चीज़ होना चाहिए और इसके लिए जो रिकमेंडेशन इन्होंने होम मिनिस्ट्री को भेज भी दिया है। अच्छा, यहाँ पे ये ईयर याद रखना, सबसे पहले आया इंडियन पीनल कोड, फिर आया इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में, और फिर कोड ऑन क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में। अच्छा, इन तीनों लॉ के बीच में आप लोगों को कभी अंतर समझ में आया कि क्या होता है? देखो, इंडियन पीनल कोड जो है ये बताता है कि दंड क्या होना चाहिए, ठीक। आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये बताता है कि क्या क्या प्रोसीजर्स है, सारी चीज़ें क्रिमिनल लॉ का और लेजिस्लेशन का काम होना चाहिए, प्रोसीजर क्या होगा। और इंडियन एविडेंस एक्ट जो है साक्ष्य से संबंधित है कि क्या क्या साक्ष्य माने जाएंगे, क्या क्या नहीं माने जाएंगे, कौन सा आप कर ला सकते हो, कैसे ला सकते हो, वो सारी चीज़ें इसमें होता है। तो ये तीनों के बीच में डिफरेंस है, ठीक है। और हाई कोर्ट में कई सारे केसेस चल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, सेंटर ने भी कुछ बोला है। अच्छा, एक लॉ है इंडियन पिनल कोड में, सेक्शन है 375, ये कहता है कि अगर कोई मैन, अब देखो ये भी यहाँ पे भी जेंडर न्यूट्रल नहीं है, यहाँ पे लिखा है मैन अगर जबरदस्ती अपनी वाइफ के साथ में फोर्सफुली सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, अगर महिला जो है 18 साल से ज़्यादा मतलब से 18 साल से बड़ी है, तो वो रेप नहीं माना जाएगा, ऐसा इस सेक्शन में लिखा हुआ है। तो ये भी जेंडर न्यूट्रल नहीं है, ठीक। तो इसको भी करना चाहिए कि कोई भी जो स्पाउस है अगर ज़बरदस्ती दूसरे के साथ में ऐसा करता है तो 18 साल से ऊपर है तो फिर उसको रेप नहीं माना जाएगा, या फिर इसको जो है चेंज करना चाहिए, जैसा भी आएगा अब आगे कि रेप माना जाए या नहीं माना जाए वो बात अलग है। तो इसको लेकिन मैन और वाइफ ऐसे नहीं, ये नहीं शो करना चाहिए कि वाइफ ही खाली हमेशा उसमें है, और मैन को भी हो सकता है, जो ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें ज़्यादा कुछ आप समझ ही रहे हो सारी बातें। तो इसमें मीटिंग ऑल्सो डिस्कस द इंटरप्रिटेशन ऑफ कंसेंट। अच्छा, इन्होंने कंसेंट क्या होती है, इस पे सहमति क्या है, इसकी व्याख्या पर भी चर्चा की, और कब ये कंसेंट जो है खराब हो जाता है या फिर नहीं माना जाएगा, ये भी जरूरी। भाई साहब, अब पता चला कोई भी जाके उठ के जो है शिकायत करने लगे कि भाई साहब वहाँ तो मैरिटल रेप हुआ है, लेकिन दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि नहीं इन्होंने तो कंसेंट दिया था, तो अब बड़ा लफड़ेबाजी होगी। खैर, जरूरी भी चीज़ें हैं, जब जो चीज़ होनी चाहिए वो होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा अदर इश्यूज़ में देखा जाए तो अभी एज बढ़ाने की, मैरिज की बात करी गई थी वीमेन की 21, ठीक। लेकिन यहाँ पर जो है सभी लोग ने बोला कि नहीं, दोनों लोग को 18 करो ना यार, मैन वालों को 18 में लाओ ना, ये वीमेन को 21 में क्यों लेके जा रहे हो। तो ये तर्क दिया। अच्छा, एज बढ़ाने वाली जो एक कमेटी के बारे में हम लोगों ने करंट अफेयर में पढ़ा भी था, बताइए वो कमेटी क्या नाम था। साथ ही साथ मीटिंग ने ये भी डिस्कस किया कि जेंडर न्यूट्रल एंटी रेप लॉज होने चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज़ बात कही इन्होंने, ठीक, कि विच द सिविल सोसाइटीज़ हैज़ डिमांडेड टू रिकॉग्नाइज सेम सेक्स असॉल्ट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और भी है, इन्होंने ये कहा है कि जो हमारे लॉज हैं वो जेंडर न्यूट्रल नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कहाँ पर जैसे कुछ लोग होते हैं सेम सेक्स असॉल्ट हो जाता है, जैसे कि बॉय के बीच में, गे जो है उनके बीच में भी कई बार रेप वाले केसेस होते हैं, समझ रहे हो। तो उनको जो है हम रिकॉग्नाइज करने के लिए लॉ ही नहीं है, तो वाले लॉ भी बनाने चाहिए। लेस्बियन है, बाइसेक्सुअल पीपल हैं, जिन जो मतलब लड़का है तो मतलब लड़का के साथ भी करने की कोशिश कर रहा है और लड़की के साथ में भी, ठीक है, फिर लड़की है तो वो लड़कियों के साथ में भी, तो बाइसेक्सुअल हो गया। एज वेल एज सेक्सुअल क्राइम, ट्रांसजेंडर पर्सन, तो इनके लिए जो है कोई रेप वाले लॉज नहीं है, उनको भी बनाना चाहिए,
ठीक, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है टॉपिक है, इंटरनेशनल रिलेशन और ज्योग्राफी से संबंधित है यहाँ पे। नुसांत्रा, नुसंतरा जो है आपका क्या है, ये आपका नया कैपिटल इंडोनेशिया का जो है प्रपोज्ड है। ठीक, फिलहाल कौन सी कैपिटल है, जकार्ता है। और क्लाइमेट चेंज की वजह से और वहाँ पे ज़्यादा आबादी और जो है जनसंख्या घनत्व ज़्यादा और भीड़ भाड़ ज़्यादा होने की वजह से जकार्ता को जो है हटाकर नई कैपिटल बोर्नियो आइलैंड पर, ठीक, अभी जकार्ता बताइए कौन से आइलैंड पे है, बोर्नियो आइलैंड पे नुसांतरा नाम से एक जंगल जो मतलब जो है एक कैपिटल बनाने की बात कही जा रही है। 2000 किलोमीटर दूर होगी ये। ठीक, इंडोनेशिया ने ये उसकी पार्लियामेंट ने पास कर दिया है लॉ। ठीक है, और यही इन्होंने बताया कि सी लेवल जो है आपका समुद्र के बढ़ते स्तर और घनी आबादी वाला द्वीप, इसमें काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस वही सब आते थे, तो उन्होंने प्रपोज किया था। जोको विडोवो जो विडोडो जो है ये वहाँ के प्रेसिडेंट, ठीक, तो उन्होंने 19 में बताया भी था, अप्रैल 2019 में एक बार प्रपोज किया था, थोड़ा बहुत जो है इत्तला दी थी। अब इसको इन्होंने वो कर लॉ पास करा लिया है। ठीक, 3 करोड़ लोग जो है ग्रेटर मेट्रो एरिया जकार्ता में रहते हैं। काफ़ी ज़्यादा अवसंरचना वाली प्रॉब्लम होती रहती है, कई बार फ्लडिंग भी होती रहती है क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो अब ये नई कैपिटल करीबन 56,180 हेक्टेयर में ईस्ट कालीमंटन प्रोविंसेस, जो प्रोविंस है आपका ईस्ट कालीमंटन, ठीक, तो इस पे इंडोनेशिया पार्ट ऑफ बोर्नियो में वहाँ पे बनाया जाएगा। तो देखो ये जकार्ता, ये आपको बताना है ये कौन सा जो है आइलैंड है जिसको बोलते हैं, ये बोर्नियो आइलैंड है। ठीक, ये बोर्नियो आइलैंड है और इसमें देखो ये आपका मलेशिया वाला एरिया है ऊपर वाला, और यहाँ पे एक ब्रुनई दारुसलम करके एक कंट्री है, जो मैंने पूछा था, चलो मैंने बता दिया, ब्रुनई दारुसलम करके ये जो एरिया है। ठीक, तो इस वाले आइलैंड पे इन्होंने नई जो है नुसंतरा, तो ऐसे याद कर सकते हो, नया संतरा खाने वाला है इंडोनेशिया कैपिटल के रूप में। ठीक, तो ऐसे याद कर लीजिएगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सस्टेनिंग फूड प्रोडक्शन अंडर इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। देखो जो खाद्य का उत्पादन है पर्यावरण तनाव की वजह से उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, उस पर अभी एक वार्ता हुई। हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं आपके, उन्होंने इंडिया और यूके के बीच में ये मीटिंग हो रही थी, सस्टेनिंग फूड प्रोडक्शन अंडर इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, वर्चुअल मोड में। तो उसमें कई सारी बातें कही गई। क्या बातें कही गई ये ध्यान से सुनते हैं। इस वर्कशॉप को ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया गया था इंडिया की तरफ से नाबी मोहाली ने, ठीक, नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, और यूके की तरफ से यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम, और जिसको सपोर्ट करता है न्यूटन भाभा फंड और ब्रिटिश काउंसिल। तो इन तीनों ने मिलकर इसको जो है इसको कराया। ठीक, तो मतलब यहाँ पे ये समझ लीजिए ये नाबी और यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम ये थे, और बर्मिंघम को आपका न्यूटन भाभा फंड और ब्रिटिश काउंसिल सपोर्ट करता है। तो इनके बीच में हुई जो बात कही वो ये यहाँ समझने वाली है। उन्होंने यहाँ पे जितेंद्र सिंह जी ने कहा कि साउथ एशियन रीजन में जो कृषि योग्य जमीन है वो छोटी होती जा रही है। ठीक, अपना जो है छोटी होती जा रही है, और साथ ही साथ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज भी एक बड़ा खतरा है हमारे जो है कृषि से संबंधित, मतलब सतत रूप से जो है फूड प्रोडक्शन के ऊपर। उन्होंने बताया, वर्ल्ड बैंक का एक डेटा भी बताया कि जो अरेबल लैंड थी, कृषि योग्य जमीन तो जो थी, पूरे साउथ एशिया की बात हो रही है, इंडिया की नहीं, वो 2018 में 43.18% थी, और ये 1970 से लगभग सेम रही थी, लेकिन अभी हाल फिलहाल में डिक्लाइन हो रही है। ठीक, तो इसी के साथ में हम लोग का आज का सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक का बटन तोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़िए, लाइक, शेयर्स, कमेंट और सब्सक्राइब कराकर। तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे, तब तक ले आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम।